हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए डेली यहां पर मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आता हूं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके अलावा हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग क्लास में आ जाइए और जो लोग क्लास में आ चुके हैं सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो पूछा जा रहा है, देखिए, निवेश गुणांक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो रोजगार पर दर्शाता है, बचत पर दर्शाता है, आय पर दर्शाता है या उपभोग पर दर्शाता है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो निवेश गुणक है इसका प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो आय पर दर्शाता है। किस पर दर्शाता है? इनकम पर दर्शाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। क्या क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित है, ये अगर हम लोग जान लें तो अच्छी बात है। तो बफर स्टॉक जो है ये कृषि मूल्य नीति से ही संबंधित है। आयात भी आपकी कृषि मूल्य नीति से संबंधित है और समर्थन मूल्य भी कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। लेकिन लाइसेंस प्रणाली की बात करें तो इसका कोई भी संबंध नहीं है कृषि मूल्य नीति से। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर 4 को चुन रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच हो और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल होगा? निम्न स्तरीय माल होगा, सामान्य माल होगा, बढ़िया माल होगा या घटिया माल होगा? तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग। तो वो जो माल होगा ना, निम्न स्तर का माल होगा। ठीक है, कैसा माल होगा? निम्न स्तर का माल होगा, यानी कि निम्न स्तरीय माल होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली ये क्लास है और एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे। क्या करेंगे? तो क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। 5 सेकंड का समय आप सभी लोगों के पास है। क्लास शेयर कर दीजिए और क्लास में वापस आ जाइए क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो दबाव समूहों के संबंध में सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। तो पहला ही देखिए भाई, कब्जा करना तो मतलब नहीं होता है सरकार पर दबाव समूह का उद्देश्य। उसके बाद करें तो दबाव समूह का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। तो इसको हम लोग सही कह सकते हैं, दबाव समूहों का ये भी उद्देश्य होता है। उसके बाद लिखा हुआ दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, ये भी आपका सही है। और दबाव समूह का अभिलक्षण हितों की समरूपता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका सही नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती जा सकती है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो अनुच्छेद आप सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 223 का क्लॉज ए। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के 323 के ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? यूएसए, यूके, भारत या स्विट्जरलैंड? बताइए भाई। चलिए, तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो जो स्विट्जरलैंड है ये एक बहुल कार्यपालिका का ही उदाहरण है। इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका राइट आंसर कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? कौन देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है या यूएसए के या कनाडा के या आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है।
तो आप सभी को देखिए याद रखना है, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो ये भी आपका कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये भी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। जो पेशवा प्रथा थी, ये ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के कार्यकाल में समाप्त की गई थी। रघुनाथ राव का कार्यकाल था, नारायण राव का कार्यकाल था, या माधव राव द्वितीय का था, या बाजी राव द्वितीय का कार्यकाल था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या होगा इसका राइट आंसर, जो बाजीराव द्वितीय थे ना, बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1796 से लेकर 1818 तक, ठीक है। तो इन्हीं का कार्यकाल था जब जो है पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, वर्षा के आधार पर, या समुद्र से दूरी के आधार पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो जलवायु आधारित क्षेत्र होते हैं इनका अगर वर्गीकरण करना होता है तो वर्षा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर भाई, वर्षा के आधार पर किया जाता है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है, प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, और पूछना यहाँ पर बताना है आपको कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, यूफ्रेटिस साइट्रस की टाइट्रस की बेसिन के क्षेत्र में, अरब मरुस्थल में, या आपके रब अल खली मरुस्थल में। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, बताइए। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, कहाँ पर, जो प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशिया के जो तेल क्षेत्र हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको याद रखना। उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं हैं ये हाल ही में क्यों बढ़ी है, वार्षिक वर्षा में वृद्धि की वजह से, या आपके जो है वो अपवाह क्षेत्र में कटाई में वृद्धि की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो वार्षिक वृद्धि है वहाँ पर, जो वार्षिक वर्षा है वहाँ पर, इसमें वृद्धि की वजह से ही तो उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि किस भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उस टीम का कप्तान उस समय कौन था, मेजर ध्यानचंद थे, जयपाल सिंह थे, लेबखन थे, या किशन लाल थे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो जयपाल सिंह का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है, कौन थे भाई, यही कप्तान थे, यही कप्तान थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इससे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण सुंदरी मिस वर्ल्ड यानी कि पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी। रीता फारिया थी, ऐश्वर्या राय थी, लारा देना थी, लारा दत्ता होगी भाई, या सुष्मिता सेन थी। तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा भाई, बताइए भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना उसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने शुरू हो चुके हैं। तो पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं। तो पहली बात आप सभी लोगों को याद रखना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसको सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस का एक अन्य नाम भी है, क्या है, इसको मानस भी कहा जाता है, इसको मानस भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है इसमें कितने कांड हैं, 7 कांड है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को आपको पहचानना है, यानी कि जो शब्द विलोम या विलोम शब्द सही तरीके से नहीं है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें, लभ का विलोम अलभ हो जाएगा, बिल्कुल सही। शीर्ष का विलोम तल हो जाएगा, बिल्कुल सही। शेष का विलोम अशेष हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन शिष्ट का विलोम परिशिष्ट नहीं होता है।
क्या होता है, अशिष्ट होता है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिष्ट का विलोम क्या होता है, तो अशिष्ट आपको बताना है। तो कुल मिला के बात करें कौन सा जोड़ा अनुचित है, ऑप्शन नंबर 1 वाला जोड़ा अनुचित है और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है। छोटा बड़ा होना या असंभव काम करना, बेमेल तथा बेढंगा होना या रंग बिरंगा होना, बताइए भाई। तो देखिए बात करें आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होगा भाई। ठीक है, बेमेल बेढंगा। ठीक है, बेमेल बेढंगा इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निज, यहाँ पर निज होता भैया। ठीक है, इस दोहे की शुरुआत जो है वो निज से होती है, तो निज हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है क्या होगा, निज डैश उन्नति अह सबको मूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई, यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह, यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्या आ जाएगा। चलिए, तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सब के बाद होगा भाई। एक तो आपको यहाँ पर बताना है क्या शब्द आएगा और आपको सब के बाद बताना है क्या खाली शब्द आएगा। तो निज भाषा तो इतना तो आपको पता है, तो भाषा कहाँ लिखा है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। तो या तो 1 सही होगा या आपका 4 वाला सही होगा। तो आपने क्या पढ़ रखा होगा, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल। तो क्या आ गया भाई, यहाँ पर उन्नति आ गया। उन्नति आ गया तो हमें क्या ढूंढना है, भाषा और उन्नति ढूंढना है। और ये ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो नवनीत को हम लोग क्या ताज़ा मक्खन कहते हैं या नया चांद कहते हैं, जल कहते हैं या ग्रह कहते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है नवनीत का मतलब होता है ताज़ा मक्खन। क्या मतलब होता है, ताज़ा मक्खन होता है। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय के समान। इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा अलंकार है, बताइए भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में। तो हाड़ौती बोली जो है आपको बताना है भाई कहाँ पर बोली जाती है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती बोली जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। बात करें मेवाती कहाँ बोली जाती है, तो राजस्थान में। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो राजस्थान में। ठीक है, मालवी कहाँ बोली जाती है, तो क्या बताओगे भाई, राजस्थान ही आप सभी लोगों को बताना है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, तो आपको 3 बोलियाँ याद रखना है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ए बी सी। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो वाक्य में की गई त्रुटि का आधार आपको बताना है, बताइए। चलिए, तो हनुमान ने, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए यहाँ पर कारक संबंधी आपको अशुद्धि लग रही होगी वाक्य को पढ़ने के बाद। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो कितनी, कई सारे यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का आपको चयन करना है और बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे तेरे गीत, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, या जर है तो नर नहीं तो खंडहर। तो बात करें नर किसे कहा जाता है, नर कहा जाता है आदमी को, और ज़र किसे कहा जाता है, दौलत को कहा जाता है। तो अगर दौलत है यानी कि पैसा है तो नर है, नहीं तो नर क्या है, नहीं तो नर क्या है, खंडहर है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि मौसम में
आर्द्रता छाई है भाई, यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर त्रुटि हो गई है। चलिए, तो आर्द्रता यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान देंगे, मौसम में आर्द्रता छाई है, रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना, यानी कि जो आर्द्रता यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्द्रता का विलोम आपको बताना है। अब बताइए क्या होगा, शुष्क होगा, गीला होगा, सूखा होगा, बताइए। चलिए, तो आप सभी को पता है आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शुष्क हो जाएगा, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो यहाँ पर सूखा लिखा हुआ है, इस सूखे का विलोम क्या होगा, गीला होगा। और ये जो आर्द्रता यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका विलोम क्या होगा, शुष्क होगा। ये शुष्क का विलोम पूछ लिया जाए तो आर्द्रता बताओगे। तो इस प्रकार आप सभी लोगों का, जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो अशुद्ध यहाँ पर शब्द आप सभी लोग बताएंगे, कौन सा यहाँ पर आपको शब्द जो है वो अशुद्ध लग रहा है, बताइए। देखिए, बात करें सूर्योदय तो ऐसा ही लिखा जाता है, आशीर्वाद भी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर परमार्थ लिखा हुआ है, परमार्थ ऐसे नहीं भाई लिखा जाता है, परमार्थ इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो कौन सी, कहाँ की, कौन से शब्द की अशुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 वाले शब्द की अशुद्धि हो जाएगी, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था, महादेवी वर्मा को, जैनेन्द्र को, आगे को, या राम कुमार वर्मा को, बताइए भाई। चलिए, तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात आपको ध्यान रखना है, भारत भारती पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था, ये किसको मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था। महादेवी वर्मा को मिला था, बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है, महादेवी वर्मा को इनकी एक रचना थी यामा, तो इसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1982 आपको बताना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो मन डैश तो कटौती में डैश, बताइए। दो खाली जगह आप सभी लोगों के सामने हैं, यहाँ पर आपको बताना है दोनों खाली जगह में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, बताइए। चलिए, तो क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो बात करें मन चंगा, आपने सुना होगा, तो चंगा यहाँ पर है, यहाँ पर है, या तो ए सही होगा या आपका बी सही होगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये है आपका, तो चंगा यहाँ पर आ जाए और गंगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का चुनाव कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन से समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं आपको लग रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर बात करें, दांत का समानार्थी होता है दंत, और दांत का ही समानार्थी होता है रादंत, तो यह तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार चांद का समानार्थी होता है राकेश, और राशि भी होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। झंडा का समानार्थी ध्वज भी होता है, पताका भी होता है, लेकिन कमल का समानार्थी ये नहीं है, क्योंकि अम्बु और आब जो है ये आपके जल के समानार्थी हैं। किसके समानार्थी हैं, जल के समानार्थी हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा, जल के और समानार्थी कौन कौन से शब्द हैं, जिसके पानी कह सकते हैं, तोय कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा गलत होगा जोड़ा, ऑप्शन नंबर डी वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पानी के समानार्थी होते हैं। बात करें कमल के, तो कमल के कौन कौन से समानार्थी आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। पंकज हम लोग इसको कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, सरोज इसको हम लोग कह सकते हैं। कमल को सरोज कह सकते हैं, पंकज कह सकते हैं। उसके अलावा जो है ये इंदिवर भी किसको कहा जाता है, कमल को ही कहा जाता है। आपको एक और याद रखना है, नालिन, नालिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कमल होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें,
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें विद्वान का स्त्रीलिंग तो विदुषी हो जाएगा, भगवान का यहाँ पर भगवान लिखा होगा, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा। लेकिन बात करें कर्ता का स्त्रीलिंग जो है ये कर्ती नहीं होगा, ठीक है, कर्त्री नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, कर्त्री नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें बेटी का क्या हो जाएगा, बेटियां हो जाएगा, वधु का वधुएं हो जाएगा, श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा, लेकिन डिबिया का डिबिया नहीं होता है भाई, डिबिया नहीं होता है, डिबिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डिबिया कह सकते हैं। डिब्बा का जिसकेट क्या होता है, डिब्बियां होता है, डिब्बा का डिब्बियां होता है, बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 वाला जोड़ा सही नहीं है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को आपको बताना है। तो कौन सा वाक्य जो है जिसमें संबंध कारक है, बताइए भाई। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, रामू ने रावण को मारा, या माँ अपने बच्चे को मारती है। तो बात करें संबंध कहाँ पर आपको किस वाक्य में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर राधा का संबंध किससे है, कुत्ते से, यानी कि ये जो आपका ये का है ना, ये आपका संबंध कारक ही तो है भाई, संबंध कारक ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो का जो है आपका कैसा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। तो संबंध कारक वाले वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 वाला है। और मैं देख पा रहा हूँ सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को आपको बताना है, कौन सा शब्द यहाँ पर आपको जो है वो विशेषण लग रहा है, बताइए। चलिए, तो ऐतिहासिक होगा, उपासना होगा, आश्वासन होगा, या अपेक्षा होगा। तो बात करें यहाँ पर विशेषण कौन सा शब्द है, जो आपका ऐतिहासिक शब्द है, ये कैसा शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है, बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप क्या होगा, जगाना होगा, जगामा लिखा हुआ है तो गलत ही हो जाएगा, जगवाना होगा, जागवाना होगा, या जाग होगा। तो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए भाई। चलिए, तो ये जगामा नहीं बल्कि जगाना लिखा होगा भाई, ठीक है, जगाना लिखा होगा। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी हो, या डी होगा। तो चलिए, यहाँ पर जगाना नहीं बल्कि जगना लिख लो आप लोग, ठीक, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, जगना लिख लो भाई, जगना, ठीक है। और बात करें हम लोग इस प्रश्न का, सही उत्तर जो है वो जगना हो जाएगा, बात आपको ध्यान रखना, यानी कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप जो होगा वो जगना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, या वह घूमने जा रही है, या वह पढ़ रहा था, या मैं बाहर आऊंगी, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्या पूछा गया है कि वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य, देखिए वह जा रही है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, वह पढ़ रहा था ये भी नहीं होगा, मैं बाहर जाऊंगी ये भी नहीं होगा, बल्कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे जो है वो पढ़ने का समय हो गया है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा, एक पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य हो। भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई, बताइए। जो भूषण तो इनका नाम था, इनको उपाधि कौन सी दी गई थी, कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, शिवाजी ने, छत्रसाल ने, रुद्र शाह ने, या शाहू जी ने। चलिए, तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे, इनको किसने दी थी भाई, रुद्र शाह ने दी थी, ठीक है, रुद्र शाह इनका नाम था, जिसने जो है भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्यधारा की कवित्री थी, बताइए भाई, किस काव्यधारा की कवित्री थी, आपको बताना है। छायावाद की थी, छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय भावधारा की थी, हालावाद की थी, या प्रयोगवाद की थी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए, तो आपको याद रखना है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी ये छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय भावधारा की एक के जो थी वो काव्यधारा की कवित्री थी। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपकी परीक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान की 3 से 4 रचनाएं पूछी जाती हैं।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती है, मैं आपको ट्रिक की सहायता से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये देश से बहुत प्रेम करती थी, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहती थी, देश के लिए युद्ध वगैरह करने को तैयार रहती थी। तो अगर हम लोग बात करें स्वदेश के प्रति आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, क्या पूछा जाए भाई, अगर आपसे पूछा जाए स्वदेश के प्रति, क्या पूछा जाए, स्वदेश के प्रति अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी लोगों को बताना है। ये भाई युद्ध वगैरह ठीक जो है इसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेती थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झांसी की रानी रचना जो है ये किसकी है, झांसी की रानी रचना जो है ये किसकी है, तो क्या बताओगे, सुभद्रा कुमारी चौहान आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपने सुना होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग रचना किसकी है, तो क्या बताओगे, सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी लोगों को याद रखना है। देश की बहुत इज्जत करती थी, यानी कि झंडे की बहुत इज्जत करती थी। तो मान लीजिए ट्रिक के द्वारा झंडे की इज्जत, ठीक है, झंडे की इज्जत अगर आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो क्या बताओगे, सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर देखिए छायावाद का जिक्र आया था, आपसे 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाता है आप सभी लोगों से कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताओगे, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। तो जयशंकर प्रसाद आप सभी लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जो है ये क्या है, छायावाद के प्रवर्तक हैं, बात आपको ध्यान रखना है। आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो ये इतना याद कर लीजिए कि जो जो छायावादी कवि हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो पहली बात तो जयशंकर प्रसाद होगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखूंगा, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, छायावादी कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, ये क्या है, ये छायावादी कवि है, बात आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा, ठीक, महादेवी वर्मा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें माखन लाल चतुर्वेदी, ये कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी भी छायावादी कवि हैं। तो इतनी सी बात आप सभी लोगों को याद रखना है। माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछे कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या बताओगे, माखन लाल चतुर्वेदी आपको बताओगे। और माखन लाल चतुर्वेदी की 2 रचनाएं जो है बहुत पूछी जाती है, एक तो हिम तरंगिणी और दूसरी हिम किरीटिनी। तो इतनी जानकारी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। ऊँटों का, क्या भाई ऊँटों का, यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा, हम लोग यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊँटों का छत्ता होता है, ऊँटों का काफिला होता है, ऊँटों का झुंड होता है, या ऊँटों का जत्था होता है। चलिए, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या होता है भाई, ऊँटों का छत्ता तो नहीं होगा, झुंड भी नहीं कह सकते, जत्था भी नहीं कह सकते, तो काफिला कह सकते हैं। तो ऊँटों का क्या कहलाता है, काफिला होता है, ना के छत्ता, ना के झुंड और ना के जत्था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यापारियों की क्या मंडली होती है, व्यापारियों की पंक्ति होती है, श्रेणी होती है, या सेना होती है। तो जाहिर सी बात है व्यापारियों की सेना तो नहीं होती है, ठीक है, श्रेणी भी नहीं होती है, ये पंक्ति में भी नहीं खड़े, तो व्यापारियों की एक मंडली इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्यापारियों की मंडली होती है। तो इस प्रकार बात कर, और यहाँ पर बात करें सेना की, तो सेना की हमेशा क्या होती है, टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी आ रही है, सेना की क्या आ रही है, टुकड़ी आ रही है। तो यहाँ पर श्रेणी लिखा है, अधिकारियों की श्रेणी होती है, अधिकारियों की क्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अधिकारियों की श्रेणी होती है। और सेना की क्या होती है, सेना की टुकड़ी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, बेमेल शब्द को निकाल दीजिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा बेमेल शब्द है, वसन, वस्त्र, दुकुल या सुई। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कपड़े को ही हम लोग वस्त्र कहते हैं, और कपड़े को ही हम लोग वसन भी कहते हैं, और कपड़े को ही हम लोग दुकुल भी कहते हैं, लेकिन कपड़े को हम लोग सुई नहीं कहते हैं। तो सुई नहीं कहते हैं, तो बेमेल शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास को भाई शेयर करते रहिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को शेयर मारेंगे, आप सभी लोग खुलकर शेयर मारेंगे, स्टडी वाले ग्रुप में आप सभी लोग शेयर करेंगे इस क्लास को। तो अगला प्रश्न देखिए, कबूतर टर्राया करता है, कबूतर गर्जन करता है, या चिंघाड़ा करता है कबूतर, या गुटर गूं करता है कबूतर। तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है। देखिए, बात करें टर्राने की, तो मेंढक टर्राते हैं, ठीक है,
गर्जने की बात करें तो जो सिंह होता है, शेर होता है, ये गर्जन करता है। बात करें चिंगाड़ने की तो हाथी चिंगाड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो कबूतर तो भाई गुटर गूं करता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चूहा जो है वो धूधू आता है या मिमियाता है या किकी आता है या चूहा जो है वो चिची आता है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें मिमियाने की तो मिमियाता कौन है, बकरा जो होता है ना, बकरा आपने सुन रखा होगा, बकरा हमेशा मिमियाता है। ठीक है, मिमियाता है, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो आपका चूहा है, ये क्या करता है, चूहा जो होता है आपको याद रखना है चिचियाता है। चूहा क्या करता है, चिचियाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, तारों के बारे में आपको बताना है। तो तारे जो हैं ये डगमगाते हैं, डमगाते हैं, खड़खड़ाते हैं, पटपटाते हैं या जगमगाते हैं, बताइए। तारों के बारे में बता दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, देखिए तारे जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, जगमगाते जगमगाते रहते हैं भाई तारे। ठीक है, तारे क्या होते हैं, जगमगाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। अर्धरात्रि के लिए सही शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है। अर्धरात्रि के लिए एक सही शब्द आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई। तो निशित होगा, निशीत होगा, निश्चित होगा या निशांत होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, अर्धरात्रि के लिए जो सही शब्द होगा उसको हम लोग निशीत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निशीत कह सकते हैं। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और निशीत कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। बात आती है यहाँ पर निशांत की और निशा की। तो निशांत का मतलब क्या होता है और निशा का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है रात्रि। इनका मतलब क्या होता है, रात्रि होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, शुक्ल का, इसमें आपको बताना है शुक्ल का मतलब क्या होता है, गुरु होता है, फीस होता है, आचार्य होता है या सफ़ेद होता है। तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, दो शब्द होते हैं भाई, दो शब्द होते हैं। एक तो होता है शुक्ल और एक शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है शुल्क। ठीक है, एक शब्द होता है शुल्क और एक होता है शुक्ल। तो ये दोनों सुनने में तो समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। और जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वो श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बात करें शुल्क का मतलब क्या होता है, तो शुल्क को तो हम लोग फीस कह सकते हैं, फीस कह सकते हैं। और शुक्ल को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्ल को हम लोग कहते हैं सफ़ेद। तो इस प्रकार जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि इलायची का तत्सम शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है। इला होगा, इला होगा, अला होगा या अल्लाह होगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो बात करें इलायची का तत्सम, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एला इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलायची का अगर तत्सम की बात करें तो एला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो प्रस्तर यहाँ पर आपके सामने एक शब्द दे रखा है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है। पाथर होगा, पत्थर होगा, पत्थर होगा या फत्तर होगा। चलिए, तो अच्छा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, तो बात करें प्रस्तर का मतलब, तो प्रस्तर जो है आपका ये कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। प्रस्तर जो है आपका तत्सम शब्द है। आपको बताना क्या है, इसका तद्भव शब्द बताना है। तो अगर हम लोग बात करें पत्थर, इसको हम लोग कह सकते हैं। पत्थर कैसे, देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, वो आपके होते हैं तद्भव शब्द। तो पत्थर हम लोग बोलते हैं, ना कि प्रस्तर बोलते हैं। तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द आपको बताना ये कैसा है। चलिए, तो तुरूप अंग्रेजी शब्द है, डच शब्द है, रूसी शब्द है या आपका फ्रेंच शब्द है, बताइए।
चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बात आपको ध्यान रखना है, जो ये तुरुप शब्द है ये आपका कैसा शब्द है कि डच शब्द है, डच भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत के अर्थ में नहीं है, यानी कि अमृत को हम लोग क्या नहीं कह सकते, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो देखिए बात आपको ध्यान रखना है, अमीय होगा, पीयूष होगा, शुदा होगा या सुधा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अमृत को हम लोग अमीय भी कहते हैं, अमृत को हम लोग पीयूष भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमृत को हम लोग सुधा भी कहते हैं, लेकिन अमृत को हम लोग शुदा नहीं कहते हैं। शुदा नहीं कहते। शुदा क्या होता है? भोजन करने की इच्छा के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शुदा। तो यहाँ पर अमृत का कौन सा अर्थ नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला नहीं होगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखिए एक शब्द है आँख, जो है आँख, इसके बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आँख के जो पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि दृग जो है, दृग का मतलब क्या होता है, या दृग का पर्यायवाची क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? आँख बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए लोचन किसका पर्यायवाची है, तो क्या बताओगे भाई? आँख बताओगे। उसके अलावा आपको याद रखना है कि आँख का पर्यायवाची क्या होता है। चक्षु जो है ये भी आपका आँख का ही पर्यायवाची होता है। नेत्र को भी आँख ही कहते हैं। दृष्टि किसको कहते हैं भाई? दृष्टि जो है ये भी आँख का ही पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है। नयन किसको कहते हैं? तो नयन भी आँख को कहते हैं। और पूछे अक्षी किसको कहते हैं, तो अक्षी भी आँख को ही कहते हैं। तो इतने सारे पर्यायवाची आप सभी लोगों को याद रखना है, किसके? आँख के। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बता देंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। तो पूछा जा रहा है कि घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, ग्रह, ग्रह, आलय या निलय। तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है, बताइए भाई। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे, देखिए ग्रह जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है, इसके प्रकार लिखा जाता है। तो उसके अलावा आलय जो है ये भी घर को कहते हैं, निलय ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बात करें घर के पर्यायवाची जो है वो ग्रह है, आलय है, निलय है, लेकिन जो इस प्रकार आपका ग्रह लिखा जाता है ये आपका घर का पर्यायवाची नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि घर के जो पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, जिसके पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ग्रह है, तो ये किसका पर्यायवाची? घर का पर्यायवाची है। घर को ही हम लोग आलय भी कहते हैं, घर को आलय भी कहते हैं। और उसके अलावा घर को निकेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर को निकेत भी कहा जाता है। और अगर पूछे निकेतन क्या होगा, तो निकेतन भी घर को ही कहते हैं। अगर पूछे निलय का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? निलय को किसको क्या कहते हैं भाई? निलय को घर कहते हैं और घर को निलय कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। निकेत अगर पूछे तो क्या बताओगे? घर का पर्यायवाची है। निकेतन पूछे तब भी घर बताओगे। अगर पूछे सदन किसका पर्यायवाची है, तो सदन भी घर का ही पर्यायवाची है। सदन पूछ ले, भवन पूछ ले, एक ही बात है, एक ही बात है। एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आगार का मतलब क्या होता है। तो आगार का मतलब अगर पूछे तो क्या होता है, तो क्या बताओगे? घर, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चल। जो कम बोलता हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो अल्पभाषी कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे, या आपका प्रतुरपंथी कहेंगे, या वाचाल कहेंगे। तो आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कम बोलता है ना उसको हम लोग अल्पभाषी कह सकते हैं, और मितभाषी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मितभाषी भी कह सकते हैं। हो सकता हो ये ऑप्शन ना आए, ये ऑप्शन आ जाए, तो आपको ये ऑप्शन लगाना है कि जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी भी कहते हैं और मितभाषी भी कहते हैं, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा आपको क्या करना याद रखना है कि वाचाल किसको कहा जाता है? जो अधिक बोलता है। ठीक है, जो अधिक बोले उसे क्या कहोगे भाई? वाचाल कहोगे, बात आपको ध्यान रखना है। जो कम खर्च करता है उसको हम लोग मितव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, ये बात भी आप सभी लोगों को याद रखना है। तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, बताइए। तो पूछा जा रहा है किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, या दूरदर्शी कहेंगे। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो सकता है, बताइए भाई।
देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी किसे कहा जाता है, तो दूर स्थित वस्तु को देखने का जो यंत्र होता है, जिसे जो दूर वस्तु स्थित रखी है उसको हम लोग जिस यंत्र की मदद से देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर पूछ ले अजात शत्रु किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे, तो जिस किसी भी बंदे का कोई दुश्मन ही ना हो, दुश्मन ही इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ हो, शत्रु ही इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है भाई, जो उपकार को मानता है। ठीक है, तो उपकार के मानने वाले को तो हम लोग क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। लेकिन जो उपकार को नहीं मानता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि उपकार की उपेक्षा जो करता है उसको हम लोग कहेंगे कृतज्ञ। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम आपको बताना है क्या हो सकता है। असूक्ष्म होगा, सूक्ष्महीन होगा, स्थूल होगा या अस्थूल होगा, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो क्या बताओगे, स्थूल आप सभी लोगों को बताना है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, स्थूल आपको बताना है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुस्ती का विलोम आपको बताना है क्या होगा। तो सुस्ती का विलोम एक बार बता दीजिए, तंदुरुस्ती होगा, चुस्ती होगा, ताजगी होगा या सुस्ती विहीन होगा। चलिए, तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो चुस्ती का जाहिर सी बात है भाई, चुस्ती हो जाएगा। सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, चुस्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सही रूप आपको बताना है कौन सा, यानी कि सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो लड़का ने आम खाया, लड़का ने आम खाया, लड़के ने आम खाया, या लड़का आम खाया, या लड़का आम खाए। तो सही वाक्य कौन सा है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। देखिए, तो बात करें लड़का आम खाए, ये आपका सही नहीं लग रहा है। लड़का आम खाया, ये भी सही नहीं लग रहा है। लड़के ने आम खाया, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। और अगर सही वाक्य हो जाता है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है अब, और सभी को एक बार क्लास को शेयर करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में। जय बी एस ए, जय बी एस ए, जय बी एस ए, जय हिंद, वंदे मातरम।